हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज की स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप सब मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्टोरीज़ को लाइक और शेयर करें और अगर आप सबके पास भी कोई स्टोरी हो तो आप अपनी स्टोरी हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, तो वहाँ से चेक करके आप अपनी स्टोरी हमें ईमेल कर सकते हैं। तो चलिए आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। प्रिंस की एज 30 साल है। प्रिंस छत्तीसगढ़ का रहने वाला है। प्रिंस हिंदू फैमिली से बिलोंग करता है। प्रिंस के घर में उसका एक भाई है, लेकिन बड़ा भाई पढ़ाई के लिए हॉस्टल में रहता था और प्रिंस अकेला पेरेंट्स के साथ घर में रहता था। प्रिंस जब 12 साल का था तो एक दिन मोबाइल में गेम खेलने के लिए उसने अपने चाचा का मोबाइल लिया और गेम खेलने के बाद मोबाइल में वीडियोस देखने लगा। वीडियोस देखते देखते अचानक उसमें ब्लू फिल्म्स चल गई, जो कि उसके चाचा ने अपने मोबाइल में डाउनलोड करके रखा था। प्रिंस ने पहली बार ऐसा वीडियो देखा था। वीडियो देखकर प्रिंस बहुत घबरा गया, जिस वजह से उसका गला सूखने लगा। तो उसने तुरंत ही वो वीडियोस बंद कर दिया। फिर उस दिन से प्रिंस को हमेशा ब्लू वीडियोस देखने का मन करता था और जब भी प्रिंस को मोबाइल मिलता था तो वो चोरी चोरी वो सेक्स वीडियो देख लेता था और हमेशा सोचता था कि ये सेक्स वीडियो में सभी के पेनिस की टोपी खुली हुई रहती है और कितना सुंदर भी दिखता है। उसी दिन से प्रिंस भी अपने पेनिस की स्किन को पीछे करने लगा, लेकिन बिना खतना का पेनिस होने के कारण स्किन पेनिस के पीछे रुकता नहीं था, जिस वजह से स्किन आगे आ जाती थी और ओपन पार्ट ढक जाता था। प्रिंस को ओपन वाला पेनिस बहुत पसंद था। प्रिंस को जब भी मौका मिलता तो वो अपने पेनिस स्किन को सेलो टेप लगा देता था, लेकिन स्किन पीछे रुकी रहे ताकि स्किन पीछे रुकी रहे, लेकिन स्किन फिर से क्लोज हो जाता था। ऐसे ही 8-10 साल बीत गए और जब प्रिंस 22 साल का हुआ तो उसे गवर्नमेंट जॉब मिल गई। फिर उसने इंटरनेट में सर्च किया बेस्ट डॉक्टर इन इंडिया फॉर सर्कमसिजन और फाइनली उसे ZSR सर्कमसिजन का तरीका मिल गया। तब प्रिंस ने तुरंत डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया और जॉब से छुट्टी लेकर अपना ZSR कॉस्मेटिक सर्कमसिजन करवाया और बहुत खुश हुआ। फिर जैसे ही 15-20 दिन हुआ उसका घाव सूख गया। उसके बाद प्रिंस ने अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाकर अपना सर्कमसिजन वाला पेनिस दिखा के उसे सरप्राइज़ दिया। इसके बाद दोनों ने सेक्स एंजॉय किया और कुछ टाइम बाद दोनों की शादी हो गई और जब उनका पहला बेबी हुआ तो उन्होंने उसकी बचपन में ही खतना करा दी, क्योंकि बचपन में खतना कराना अच्छा रहता है, बड़े होने तक पेनिस सुंदर दिखने लगता है। तो गाइस, प्रिंस की स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। आप सबको प्रिंस की स्टोरी कैसे लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको वीडियो समझ में आएगी और खतना के बारे में पूरी जानकारी भी मिल पाएगी। वीडियो को बीच में स्किप बिल्कुल ना करें। तो सबसे पहले बात करते हैं खतना कितने तरीके का होता है। एक होता है हजाम से, फिर दूसरा होता है नॉर्मली डॉक्टर से, तीसरा होता है लेजर द्वारा और चौथा होता है ZSR से। सबसे पहले बताते हैं हजाम से खतना कराना। हजाम से खतना कराना ये पुरानी टेक्निक है। जब से खतना कराने की शुरुआत हुई तब से हजाम से खतना करवाया जाता है, जो आज भी चल रहा है। आज भी गांव में लोग हजाम से ही खतना करवाते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो रहते शहर में हैं लेकिन खतना करवाने गांव में चले आते हैं। हजाम से खतना करवाने का क्रेज़ बहुत ज़्यादा है लोगों में। लोग हजाम से खतना करवाना इसलिए भी ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि हजाम जब खतना करता है पेनिस का शेप, जो स्किन की शेप होती है, वो बहुत अच्छा आता है। हजाम से खतना करवाने में 20 से 25 दिन में घाव बिल्कुल ठीक हो जाता है और बच्चा हो चाहे बड़े हो वो नॉर्मल अपनी लाइफ स्पेंड करने लगते हैं। अब बताते हैं खर्च कितना आता है। हजाम से खतना करवाने में खर्च बहुत कम आता है। गांव में लोग अपनी खुशी से, जब खतना होता है तो अपनी खुशी से जितना दे दें, ऐसा कुछ नियम चलता है। लेकिन इस टाइम 1000-1500 में हजाम जो है खतना कर देता है। मेरे अकॉर्डिंग हजाम से खतना करवाना सबसे आसान, सुरक्षित और कम खर्च वाला खतना होता है। ये तो थी हजाम से खतना कैसे होती है, कितना खर्च आता है, इस बारे में बात। अब दूसरे नंबर का आपको बताते हैं नॉर्मली डॉक्टर से खतना कराने के बारे में। जो नॉर्मली डॉक्टर से खतना होता है
ये भी आसान है। आपको बस जो डॉक्टर खतना करते हैं उनके पास जाना होता है। फिर डॉक्टर जो है आपकी जांच वांच करके उसके बाद पेनिस के पास एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाता है। उसके बाद चमड़ी जो है काट देता है, काट कर निकाल देता है। एनेस्थीसिया की वजह से दर्द नहीं होता है, लेकिन कुछ घंटों बाद जब एनेस्थीसिया का असर ख़त्म होता है तब दर्द का पता चलता है, जिसके लिए डॉक्टर पेन किलर भी देता है। जो लोग डॉक्टर से खतना करा रहे हैं या फिर करवाने के बारे में सोच रहे हैं, उनको अपनी पेनिस का शेप या फिर लुक जैसा चाहिए वो डॉक्टर से पहले क्लियर बोल दें, क्योंकि जब डॉक्टर खतना करता है तो ग्लांस यानी पिंक पार्ट को ग्लांस कहते हैं, जो स्किन कटने के बाद बाहर निकला रहता है। तो जो स्किन कट जाती है आगे की, तो पीछे जो स्किन रहती है वो ग्लांस में चिपकी हुई रहती है। और अगर किसी को स्किन का शेप अलग तरह का चाहिए तो आप डॉक्टर से क्लियर इस बारे में बोल दें। नॉर्मली डॉक्टर से खतना कराने में भी 15 से 20 दिन लगते हैं पूरी तरह ठीक होने में, रिकवरी होने में। इसमें भी खर्च आता है 2 से 3 हज़ार में हो जाता है। चलिए अब आपको बताते हैं लेज़र खतना के बारे में। लेज़र खतना में आपको डॉक्टर के पास जाना होता है। फिर डॉक्टर आपको एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाता है। फिर आपकी पेनिस के आगे की स्किन को लेज़र से जलाकर निकाल देता है। लेज़र से खतना कराने में भी दर्द का पता कुछ टाइम बाद चलता है। लेज़र से खतना कराने में टाँके भी लगते हैं और डॉक्टर आपको दवाइयाँ और पेन किलर भी देते हैं। लेज़र से खतना कराने में खून नहीं निकलता स्किन को, क्योंकि स्किन को जलाकर काटा जाता है। इसीलिए लेज़र का खतना करवाने में भी घाव को पूरी तरह ठीक होने में और आपको नॉर्मली हर एक काम करने में कम से कम 15 से 20 दिन का टाइम लग जाता है। लेज़र से खतना करवाने में आपको केयर ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि स्किन ज़्यादा टाइट हो जाएगी तो खून निकलने का चांस रहता है, जिससे घाव भी बन सकता है। इसमें आपको केयर ज़्यादा करनी पड़ती है लेज़र द्वारा जो खतना करवाया जाता है। लेज़र से खतना करवाने में आपको 10 से 15 हज़ार का खर्च आएगा। चलिए अब बताते हैं आपको ZSR खतना के बारे में। ZSR से खतना करवाना ये सबसे नई टेक्निक है। ZSR मशीन गोल तरह की होती है। इस मशीन में पेनिस की जितनी स्किन काटनी होती है उतना डाल दिया जाता है, और ZSR जो मशीन है वो उतनी ही स्किन को एक ही झटके में काट देती है, और उस कटे हुए स्किन पर तुरंत सिलिकॉन की एक रिंग लगा देती है। जैसे ही आपका कटा हुआ पार्ट ठीक होने लगेगा, जैसे टाइम टू टाइम ठीक होगा, वो सिलिकॉन रिंग अपने आप ही निकल के गिर जाती है। ZSR से खतना कराने में भी आपको मेडिसिन और पेन किलर लेना पड़ेगा। ZSR से खतना कराने पर खून नहीं निकलता है, लेकिन आपको खतना के बाद पूरी तरह रिकवर होने में 15 से 20 दिन लग ही जाएगा। ZSR से खतना कराने में आपको 20 से 25 हज़ार तक खर्च आ जाएगा। ये तो मैंने आपको बताया कितने तरीके से खतना होता है और कितना पैसा लगता है। अब आपको बताते हैं किससे खतना कराना बेहतर है। अगर मैं अपनी राय बताऊं तो आप जिससे भी खतना कराना चाहते हैं, चाहे वो हजाम हो, नॉर्मली डॉक्टर, लेज़र या फिर ZSR से, सभी अपनी अपनी जगह बेहतर टेक्निक है, क्योंकि घाव को ठीक होने में ऑलमोस्ट टाइम बराबर लगता है। किसी भी टेक्निक से आप करवाओ, फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि आपका खर्च कितना आता है। चारों टेक्निक में खर्च अलग अलग आता है, जो मैंने आपको पहले बता दिया है वीडियो में। मेरे एक्सपीरियंस से सबसे अच्छा होता है हजाम और नॉर्मली डॉक्टर से खतना कराना। इन दोनों टेक्निक से अमीर गरीब सभी आसानी से खतना करवा सकते हैं, और जिनके पास पैसों की तंगी नहीं है वो ZSR लेज़र से करवा सकते हैं। हम यही कहेंगे, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। अब आप डिसाइड करो कि आपको किससे खतना करवाना है और कौन सा आपके लिए बेहतर है। आप किसी से भी खतना करवाएंगे, कटनी आपकी स्किन ही है, तो आप सोच समझ के जो आपके लिए बेहतर हो उससे खतना करवाएं। मैंने डिटेल में पूरी वीडियो बना दी है। एक इम्पॉर्टेंट बात, बहुत सारे केस ऐसे भी होते हैं जिनमें बच्चे और एडल्ट को फिमोसिस की प्रॉब्लम होती है। इस पर भी बहुत अलग तरीके के मैसेज आए थे मुझे। हम तो यही कहेंगे कि अगर किसी को फिमोसिस की प्रॉब्लम है, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो, तो उसे बिना टाइम वेस्ट किए सर्कमसाइज करवा लेना चाहिए, क्योंकि
फिमोसिस का सबसे आसान और इजी तरीका है सरकमसाइज करवाना। सरकमसाइज करवाने से कोई मुस्लिम नहीं बन जाता, इसीलिए आप हिंदू हो, सिख हो या ईसाई हो, अगर आपको फिमोसिस की प्रॉब्लम है तो जल्द से जल्द सरकमसाइज करवा लें, बिना कुछ बेतुकी बातों को सोचें, ताकि आपको जल्द से जल्द फिमोसिस जैसी बीमारी से राहत मिल जाए। लोग क्या कहते हैं इस बारे में बिल्कुल ना सोचें, बस आपको अपनी बीमारी से छुटकारा पाने के लिए सरकमसाइज करवा लेना चाहिए। एक शैतान बंदर रोज़ रिहायशी क्षेत्र में जाकर लोगों का नुकसान कर दिया करता था। छत पर सूख रहे कपड़े फाड़ देता, घरों से खाने पीने का सामान लेकर भाग जाता। कुछ बच्चों को उसने काट भी लिया था। लोग उससे दुखी हो गए थे। उसे पकड़ने की सभी कोशिशें नाकाम हो गई थी। सभी गांव निवासियों ने एक सभा करके विचार विमर्श किया कि बंदर को कैसे पकड़ें। तभी एक कलंदर यानी कि मदारी वहां आया और बोला, मैं बंदर को पकड़ सकता हूं। लोगों ने उसे इजाज़त दे दी। वह बाजार से ऐसे मटके खरीद कर लाया जिनके मुंह बहुत ही छोटे थे। उसने उन सभी घड़ों में थोड़े चने डालकर उन्हें लोगों की छत पर रखवा दिया। उसने बताया कि शाम होने पर सब अपनी अपनी छत पर जाकर देखें और जिसकी छत पर भी बंदर बैठा हो वो मदारी को बता दें। एक व्यक्ति ने मदारी को बंदर के बैठे होने की सूचना दी। मदारी उसकी छत पर गया और आराम से जाकर बंदर को पकड़ लाया। लोगों ने पूछा, चनों में ऐसा क्या जादू था? तब मदारी ने बताया कि चने बंदरों को बहुत पसंद होते हैं, मगर मैंने छोटे मुंह के घड़े इसलिए रखे थे कि उसका हाथ आसानी से अंदर चला जाए और जब वो चनों की मुट्ठी भरकर हाथ बाहर निकाले तो उसका हाथ फंस जाए। बंदर चनों का लालच ना छोड़ पाने के कारण ही पकड़ा गया। तो गाइस, आपको लालची बंदर की स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अब हम आपको दूसरी स्टोरी सुनाते हैं। एक राज्य में दो मित्र रहते थे, एक ब्राह्मण दूसरा बनिया। एक बार दोनों को एक साथ परेशानियों ने आ घेरा। ब्राह्मण की तो पत्नी का देहांत हो गया और बनिए को व्यापार में इतना घाटा हुआ कि उसकी सब संपत्ति उसके हाथ से निकल गई। ब्राह्मण पत्नी वियोग में दुखी था तो बनिया संपत्ति विनाश से दोनों ने खूब कोशिश की कि किसी प्रकार उनके नुकसान की पूर्ति हो सके, लेकिन ना तो ब्राह्मण की शादी हो सकी और ना बनियों को आर्थिक लाभ हो सका। अंत में दोनों ने राजा के पास जाने का निर्णय लिया, क्योंकि उस राज्य का राजा बड़ा ही दानी था। वो अपने द्वार से किसी को निराश नहीं लौटाता था। इसी कारण उस राज्य की कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। दोनों राजा से अपनी अपनी आवश्यकता की वस्तु मांगने चल दिए। मार्ग में उन्हें एक मस्त मौला फक्कड़ मिल गया। उसने उन दोनों से पूछा, अरे भाई, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हम लोग राजा से अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार वस्तुएं मांगने जा रहे हैं। राजा बड़े दानी हैं, तुम भी चलो, कुछ मांग लेना, ब्राह्मण ने कहा। वो फक्कड़ बड़ा ही संतोषी किस्म का व्यक्ति था, उसे कुछ भी नहीं चाहिए था। फिर वो उन दोनों के साथ हो लिया। तीनों राजा के पास पहुँचे। राजा ने उनसे आने का कारण पूछा। तब बनिए ने कहा, महाराज, मेरा व्यापार बंद हो गया है। यदि आप मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे दें तो मैं पुनः अपना व्यापार जमा लूँ। और ब्राह्मण देव, आपको क्या कष्ट है? राजा ने ब्राह्मण से पूछा। राजन, मेरी सुंदर पत्नी का देहांत हो गया, मुझे एक सुंदरी देने की कृपा करें, ब्राह्मण ने कहा, ताकि दुख सुख में वह मेरा साथ दे सके। फक्कड़ चुप रहा। राजा ने उससे पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? तो फक्कड़ ने कहा, महाराज, इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती। अपने इस जीवन में यह मैंने अच्छी तरह देख लिया है। अंत में मैंने इच्छाएं पालनी ही छोड़ दी, इसीलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा को फक्कड़ का यह उत्तर दंड देने लायक लगा। उसे लगा मानो उस फक्कड़ ने कुछ ना मांगकर जैसे उनका अपमान किया हो, लेकिन उसने कुछ भी ना कहा और बनिए को व्यापार के लिए 1000 स्वर्ण मुद्राएं और ब्राह्मण को एक सुंदरी देकर विदा कर दिया। तीनों के जाने के बाद
राजा ने एक सैनिक को बुलाया और कहा, देखो अभी अभी यहाँ से 3 आदमी गए हैं। एक के पास स्वर्ण मुद्राओं की थैली है, दूसरे के पास एक सुंदरी, तीसरे आदमी को जिसके पास कुछ नहीं है पकड़ लो और उसका सिर काटकर मेरे पास ले आओ। उधर वे लोग राजधानी के बाहर निकले ही थे कि बनिया थैली के बोझ से थक गया। उसने थैली फक्कड़ को दे दी और कुछ दूर तक चलने की प्रार्थना की। बनिए ने उसे वो थैली दी ही थी कि तभी पीछे से वो सैनिक आ गया। उसने खाली हाथ देखकर बनिए को पकड़ लिया और उसका सिर काटकर राजा के पास ले आया। बनिए का कटा सिर देखकर राजा को बहुत दुख हुआ। उसने सैनिक को कहा, तुमने पहचानने में गलती की है। जाओ, जिस आदमी के साथ सुंदरी है उसे छोड़कर दूसरे का सिर काट कर ले आओ। लेकिन होनी को तो शायद कुछ और ही मंजूर था। फक्कड़, ब्राह्मण और सुंदरी चले जा रहे थे कि अचानक ब्राह्मण को शौच की हाजत हुई। वो झाड़ियों के किनारे शौच के लिए रुक गया। सुंदरी उस फक्कड़ के साथ चलती रही। इतने में सैनिक आ गया। उसने ब्राह्मण को अकेला देखा और उसका सिर काटकर राजा के पास ले गया। राजा ब्राह्मण का सिर देखकर आश्चर्य में पड़ गया कि जो लोग मांगने आए थे वो मारे गए, मगर जिसे कुछ नहीं चाहिए था उसे स्वर्ण मुद्राएं और सुंदरी मिल गई। किसी ने सच ही कहा है, संतोषी व्यक्ति को बिना मांगे ही सब कुछ मिल जाता है। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। तो गाइस, आपको स्टोरीज कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। विजयनगर में राजा विजय प्रताप सिंह का राज्य था। राजा बड़ा ही न्यायी और पराक्रमी था। उसके राज्य में चारों ओर सुख शांति थी। उसके राज्य की प्रजा बेहद ईमानदार और नेक थी। लोग घरों के दरवाजे खुले छोड़कर सोते थे, मगर अचानक ही एक दिन उसकी राजधानी में एक ठग आ गया। उसने सीधे साधे और ईमानदार लोगों को ठगा और गायब हो गया। लोगों ने कोतवाल से शिकायत की। कोतवाल ने ठग को पकड़ने की बहुत कोशिश की, मगर कामयाब ना हो सका। नतीजा, चंद ही दिनों में ठग का आतंक पूरे राज्य में फैल गया। लोगों का जीना हराम हो गया। उन्होंने देर सवेर, अंधेरे उजाले घर से निकलना बंद कर दिया। यह खबर राजा तक भी पहुंची। राजा ने कोतवाल को बुलाया। कोतवाल ने बताया कि ठग बेहद चालाक है और पकड़ में नहीं आ रहा है। राजा ने तुरंत यह कार्य गुप्तचर विभाग को सौंप दिया। उसी दिन राज्य का गुप्तचर विभाग सक्रिय हो उठा। तुरंत सादे लिबास में गुप्तचर चप्पे पर फैल गए। आखिर ठग कब तक अपनी खैर मनाता। वह गुप्तचरों के हत्थे चढ़ गया, जिसे तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया गया। फौरन ही उसे महाराज विजय प्रताप सिंह के समक्ष पेश किया गया। ठग एक नंबर का धूर्त और चालाक था। राजा के सामने आते ही वो फौरन उनके कदमों में गिर पड़ा और लगा गिड़गिड़ाने। बोला, महाराज क्षमा, इस बार क्षमा कर दो महाराज। अब कभी ऐसा कार्य नहीं करूँगा। मैं वादा करता हूँ महाराज कि अब एक अच्छे नागरिक की भांति जीवन बिताऊंगा। राजा को ठग पर दया आ गई। उन्होंने सोचा कि अपराधी को सुधरने का एक मौका जरूर देना चाहिए, इसलिए चेतावनी देकर ठग को मुक्त कर दिया। ठग बड़ा खुश हुआ। वह अपनी चतुराई पर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसने 2-3 बार महाराज की जय जयकार की और वहाँ से 9-11 हो गया। उसने तुरंत राजधानी छोड़ दी और गांव की ओर चल दिया। जंगल से गुजरते समय उसने एक पति पत्नी को देखा। वे नवविवाहित थे। पत्नी गहनों से लदी हुई थी। गहने देखकर उसे लालच आ गया। उसने सोचा कि अगर ये सभी गहने मुझे मिल जाए तो ज़िंदगी आराम से गुजर जाएगी। उसने वहाँ जाकर पहले पति को कुएं में फेंका, फिर डरा धमकाकर पत्नी से गहने छीन लिए और उसे भी कुएं में ढकेल दिया। अब उसने सोचा कि इन दोनों को जान से ख़त्म कर दूं, नहीं तो ये बच गए तो फिर मैं पकड़ा जाऊंगा। यही सोचकर उसने पास पड़ा एक बड़ा सा पत्थर उठाया। पत्थर के नीचे काला सांप बैठा था। उसने तुरंत उस ठग के पैरों में बेड़ियां बना डाली। ठग दहशत के मारे बेहोश होकर वहीं गिर गया। पति पत्नी अब भी बचाओ बचाओ चिल्ला रहे थे। तभी उधर सिपाहियों का एक दल निकल आया। आवाज़ सुनकर उन्होंने पहले पति पत्नी को बचाया, तत्पश्चात बेहोश पड़े ठग को गिरफ्तार कर लिया।
सांप उसके पूरे शरीर को अपनी कुंडली में लपेट चुका था। यह दृश्य देखकर सभी स्तंभित रह गए। तभी नवदंपति ने बताया कि यही वो दुष्ट ठग है जिसने उन्हें लूटकर कुएं में ढकेला था। सिपाहियों ने बेहोश ठग के कब्जे से सारे जेवर बरामद कर अपने कब्जे में ले लिए। फिर सिपहसालार के आदेश पर सैनिकों ने ठग को उसी अवस्था में हिरासत में ले लिया और वहां से चल पड़े। जब ठग को होश आया तो उसने अपने आप को राज दरबार में पाया। सांप अभी भी उसके शरीर को जकड़े हुए था। डर के मारे ठग थर थर कांपने लगा। उसकी घिघी सी बंध गई थी। तभी राजा विजय प्रताप ने हाथ जोड़कर सांप से विनती की, हे सर्प देवता, आप इससे बंधन मुक्त कर दीजिए। हम आपके आभारी हैं। हम इस दुष्ट ठग को इसके अपराध का उचित दंड देने का आपको वचन देते हैं। राजा के शब्द सुनते ही सांप ने ठग को अपनी जकड़ से मुक्त कर दिया और रेंगता हुआ दरबार से ओझल हो गया। सांप के बंधन से मुक्त होते ही ठग ने राहत की सांस ली और फिर राजा के कदमों पर गिरकर गिड़गिड़ाता हुआ बोला, क्षमा क्षमा महाराज, मुझसे घोर पाप हुआ है। आइंदा मैं ऐसा घिनौना काम कभी नहीं करूँगा। हमने तुम्हें सुधरने का एक मौका दिया था दुष्ट, पर तूने वो मौका खो दिया। महाराज गरज कर बोले। राजा के शब्द सुन ठग की रूह कांप उठी। वह बिलक बिलक कर क्षमा याचना करने लगा, लेकिन राजा को उस पर इस बार जरा भी दया नहीं आई। वह बोले, जो एक मौका मिलने पर भी नहीं सुधरता वो कभी नहीं सुधरता। तूने 2 भले भले इंसानों के प्राण लेने की कोशिश की है, इसलिए हम तुम्हें मृत्युदंड देते हैं। इतना कहकर राजा ने सैनिकों को आदेश दिया, ले जाओ इस दुष्ट को और सूली पर लटका दो। रोते बिलखते ठग को घसीटते हुए सिपाही बाहर ले गए और सूली पर लटका दिया। इस तरह ठग के जीवन का अंत हो गया और राजा विजय प्रताप सिंह के राज्य में फिर से पहले जैसी शांति बहाल हो गई। तो गाइस, आप सबको दुष्ट ठग की ये स्टोरी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और अब हम आपको दूसरी स्टोरी सुनाते हैं जिसका नाम है खट्टे अंगूर कौन खाए। एक दिन एक भूखी लोमड़ी भूख के मारे बेहाल हुई जंगल में भटक रही थी। वो सारा दिन जंगल की खाक छानती रही, लेकिन उसे कहीं मांस का सूखा सा सड़ा गला टुकड़ा तक ना मिला। बेचारी जहाँ तहाँ के से पानी पीकर पेट भरती और आगे बढ़ जाती। भटकती हुई वो अंगूरों के एक बगीचे में आ गई। वहाँ बेलों पर पके हुए अंगूरों के गुच्छे लटक रहे थे। यह देखकर भूखी लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। वह अपने पिछले पैरों पर उछल कर अंगूर के गुच्छों तक पहुँचने की चेष्टा करने लगी। अंगूर काफ़ी ऊंचाई पर थे, इसीलिए हर बार उसकी कोशिश नाकाम हो रही थी। उन्हें पाने के लिए लोमड़ी खूब कूदी, मगर वो अंगूर तक नहीं पहुंच सकी। एक तो भूख के मारे वो पहले ही अधमरी हुई पड़ी थी, दूसरे यहाँ कई फुट उछलने के कारण उसकी पसलियाँ हिल गई। आखिरकार थक कर उसने उम्मीद छोड़ दी और वहाँ से चलती बनी। जाते जाते अपने दिल को समझाने के लिए उसने कहा, अंगूर खट्टे हैं। ऐसे खट्टे अंगूर कौन खाए। तो गाइस, आपको खट्टे अंगूर कौन खाए, आपको स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एक बार एक फ़कीर भटकता हुआ अकबर के महल के सामने जा पहुंचा और वहीं बैठकर गाने बजाने लगा। महल के रक्षक समझ नहीं पा रहे थे कि समस्या से कैसे निपटा जाए। इसी बीच सूचना पाकर बादशाह अकबर भी वहां पहुंच गए और नरम लहजे में फ़कीर से बोले, महाशय, ये राजमहल है, कोई धर्मशाला नहीं। फ़कीर ने घूर कर बादशाह की ओर देखा और शांत लहजे में बोला, आपसे पहले ये महल किसके पास था? सबसे पहले मेरे दादा यहाँ रहते थे, उनके बाद मेरे पिता और अब मैं रहता हूँ। मेरे बाद मेरे बेटे और पोते यहाँ रहेंगे। फ़कीर कुछ सोच कर बोला, मतलब ये कि एक आएगा तो दूसरा जाएगा। ये धर्मशाला नहीं तो क्या है? वहाँ भी तो ऐसा ही होता है। यहाँ तेरा मेरा कुछ नहीं। तुम मूर्ख हो जो ऐसा सोचते हो।
कि ये महल तुम्हारा है। और तभी उस फ़कीर ने अपना चोला उतारा, दाढ़ी मूंछ उखाड़ फेंकी। फ़कीर के वेश में वह बीरबल था। यह देख बादशाह अकबर ने मुग्ध कंठ से बीरबल की प्रशंसा की। तो गाइज़, आपको फ़कीर स्टोरी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। और अब हम आपको दूसरी स्टोरी सुना रहे हैं जिसका नाम है गधा और बादशाह। एक दिन अकबर और बीरबल साथ साथ टहल रहे थे। शाम ढलने को थी। हिंदू रीति रिवाजों का पूरा पालन करने वाला बीरबल वहीं नदी किनारे ध्यान पाठ करने बैठ गया। यह देख बादशाह को भी उत्सुकता हुई। वे बीरबल से बोले, मुझे भी बताओ ध्यान कैसे की जाती है। मुझे तुम्हारा ऐसा करना अच्छा लगता है और मैं भी ऐसा ही करना चाहता हूँ। लेकिन हुजूर, बीरबल बोला, ऐसा माना जाता है कि केवल ब्राह्मण ही ध्यान कर सकते हैं, कोई अन्य नहीं। तो हमें भी ब्राह्मण बना लो, बादशाह बोले। बीरबल बोला, नहीं हुजूर, ये नामुमकिन नहीं है, यह मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? हमारे लिए सब कुछ मुमकिन है, बादशाह हैं हम आखिर। अकबर ने जैसे जिद पकड़ ली थी। बीरबल की कुछ समझ में ना आया कि क्या करे। फिर कुछ सोचकर बोला, मुझे थोड़े समय की मोहलत दीजिए। अकबर राजी हो गए। कुछ दिनों बाद उन्होंने फिर बीरबल को याद दिलाया। तब बीरबल ने एक कुम्हार को अपने घर बुलवाकर कहा, कल शाम को तुम अपना गधा लेकर नदी किनारे पहुंच जाना और गधे को अच्छी तरह से रगड़ रगड़ कर नहलाने लगना। तभी मैं और बादशाह वहां पहुंचेंगे और जब हम पूछें कि ये क्या कर रहे हो तो तुम जवाब देना कि गधे को घोड़ा बना रहा हूँ। आई बात समझ में? बीरबल के कहे अनुसार कुम्हार शाम के समय नदी किनारे जा पहुंचा और लगा गधे को जोर जोर से रगड़ कर नहलाने। बादशाह ने जब ये अजीब नज़ारा देखा तो पूछा, ये तुम क्या कर रहे हो? माई बाप, कुम्हार बोला, खता माफ़ फरमाए, अपने गधे को घोड़ा बना रहा हूँ। यह सुनते ही बादशाह ठहाका लगा जोरों से हंस पड़े और बीरबल से बोले, लगता है ये आदमी पागल है, भला गधा भी कभी घोड़ा बन सकता है? बीरबल बोला, बंदा परवर, जैसे गधा कभी घोड़ा नहीं बन सकता वैसे ही किसी मुसलमान को ब्राह्मण भी नहीं बनाया जा सकता। तुम ठीक कहते हो बीरबल। कहते हुए अकबर समझ गए कि यह सारा नाटक बीरबल का ही रचाया है। तो गाइस, यही ये दूसरी स्टोरी ख़त्म होती है। आप बताइएगा ज़रूर गधा और बादशाह की स्टोरी आपको कैसी लगी। और अब हम आपको तीसरी स्टोरी सुना रहे हैं जिसका नाम है मूर्खों की फेहरिस्त। बादशाह अकबर घुड़सवारी के इतने शौकीन थे कि पसंद आने पर घोड़ों का मुंह मांगा दाम देने को तैयार रहते थे। दूर दराज के मुल्कों से घोड़ों के विक्रेता मजबूत और आकर्षक घोड़े लेकर दरबार में आया करते थे। बादशाह उन घोड़ों की अच्छी कीमत दिया करते थे। अकबर ने दरबार में घोड़ों के विक्रेताओं का अच्छा व्यापार होता था। एक दिन घोड़ों का एक नया विक्रेता दरबार में आया। अन्य व्यापारी भी उसे नहीं जानते थे। उसने 2 बेहद आकर्षक घोड़े बादशाह को बेचे और कहा कि वह ठीक ऐसे ही 100 घोड़े और लाकर देगा, बशर्ते उसे आधी कीमत पेशगी दे दी जाए। बादशाह को चूँकि घोड़े बहुत पसंद थे, सो वैसे ही 100 और घोड़े लेने का तुरंत मन बना लिया। बादशाह ने अपने खजांची को बुलाकर व्यापारी को आधी रकम अदा करने को कहा। खजांची उस व्यापारी को लेकर खजाने की ओर चल दिया, लेकिन किसी को भी यह उचित नहीं लगा कि बादशाह ने एक अनजान व्यापारी को इतनी बड़ी रकम बतौर पेशगी दे दी। लेकिन विरोध जताने की हिम्मत किसी के पास न थी। सभी चाहते थे कि बीरबल यह मामला उठाए। बीरबल भी इस सौदे से खुश न था। वो बोला, हुजूर, कल मुझे अपने शहर भर के मूर्खों की सूची बनाने को कहा था। मुझे खेद है कि उस सूची में आपका नाम सबसे ऊपर है। बादशाह अकबर का चेहरा मारे गुस्से के सुर्ख हो गया। उन्हें लगा कि बीरबल ने भरे दरबार में विदेशी मेहमानों के सामने उनका अपमान किया है। गुस्से से भरे बादशाह चिल्लाए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें मूर्ख बताने की? क्षमा करें बादशाह सलामत। बीरबल अपना सिर झुकाते हुए सम्मानित लहजे में बोला, आप चाहे तो मेरा सर कलम करवा दें, यदि आपके कहने पर
तैयार की गई मूर्खों की फहरिस्त में आपका नाम सबसे ऊपर रखना आपको गलत लगे। दरबार में ऐसा सन्नाटा छा गया कि सुई गिरे तो आवाज़ सुनाई दे जाए। जब बादशाह अकबर अपना सीधा हाथ ऊपर उठाए, तर्जनी को बीरबल की ओर ताने आगे बढ़े। दरबार में मौजूद सभी लोगों की सांसें जैसे थम सी गई। उत्सुकता व उत्तेजना सभी के चेहरे पर नृत्य कर रही थी। उन्हें लगा कि बादशाह सलामत बीरबल का सिर धड़ से अलग कर देंगे। इससे पहले कि किसी की इतनी हिम्मत ना हुई थी कि बादशाह को मूर्ख कहे, लेकिन बादशाह ने अपना हाथ बीरबल के कंधे पर रख दिया। वो कारण जानना चाहते थे। बीरबल समझ गया कि बादशाह क्या चाहते हैं। वो बोला, अपने आप ने घोड़ों के ऐसे व्यापारी को बिना सोचे समझे एक मोटी रकम पेशगी दे दी, जिसका अता पता भी कोई नहीं जानता। वो आपको धोखा भी दे सकता है। इसीलिए मूर्खों की सूची में आपका नाम सबसे ऊपर है। हो सकता है कि अब वो व्यापारी वापस ही ना लौटे और किसी अन्य देश में जाकर बस जाए और आपको ढूंढे नहीं मिलेगा। किसी से कोई भी सौदा करने से पूर्व उसके बारे में जानकारी तो होनी ही चाहिए। उस व्यापारी ने आपको मात्र 2 घोड़े बेचे और आप इतने मोहित हो गए कि मोटी रकम बिना उसको जाने पहचाने ही दे दी। यही कारण है बस। तुरंत खजाने में जाओ और रकम की अदायगी रुकवा दो। अकबर ने तुरंत अपने एक सेवक को दौड़ाया। बीरबल बोला, अब आपका नाम उस सूची में नहीं रहेगा। बादशाह अकबर कुछ क्षण तो बीरबल को घूरते रहे, फिर अपनी दृष्टि दरबारियों पर केंद्रित कर ठहाका लगाकर हंस पड़े। सभी लोगों ने राहत की सांस ली कि बादशाह को अपनी गलती का एहसास हो गया था। तो गाइज़, आपको स्टोरीज़ कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप सबके पास भी कोई स्टोरीज़ हो तो आप अपनी स्टोरी हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल मैंने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, तो आप वहाँ से चेक करके मुझे ईमेल कर सकते हैं। स्टोरीज़ अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।